गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनवीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालवीय आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक क्लास 10th के अध्याय 2 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था कि शरीर से समस्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इसके लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है जिसमें अनेक भाग होते हैं। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आगे देखिए, फिर उत्सर्जन के आधार पर हमने क्या किया था? 3 प्रकार के प्राणी पढ़े थे। कौन से? अमोनिया उत्सर्जी और यूरिया उत्सर्जी और तीसरा था यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इन 3 प्रकार के प्राणियों के बारे में हमने पढ़ा था। अमोनिया उत्सर्जी वे सभी प्राणी जो क्या करते हैं? उत्सर्जन पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी पदार्थ वे सभी प्राणी जो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी यानी ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या करते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं। तो ये कल अपन ने पढ़ाई की थी और उत्सर्जन दर की कार्य प्रणाली पढ़ी थी। आज हम उत्सर्जन की जो महत्वपूर्ण इकाई होती है व्रकाणु, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल में इससे कोई सवाल बना नहीं है, तो इस साल इस टॉपिक का सवाल बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं व्रकाणु के बारे में। देखिए आगे, तो व्रकाणु के बारे में नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, हमारे शरीर में शरीर का जो महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है, जो उत्सर्जन अंग है वह है वृक्क। इस वृक्क के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही सारे असंख्य का मतलब हमारे एक वृक्क में टोटल एक जोड़ी वृक्क होते हैं और प्रत्येक वृक्क में असंख्य व्रकाणु पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं करोड़ों के रूप में, लाखों करोड़ों के रूप में संख्या में क्या होते हैं? व्रकाणु पाए जाते हैं। ठीक है। और उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है। और उत्सर्जन इकाई कौन सी होती है? व्रकाणु होती है, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इस व्रकाणु का कार्य क्या होता है? इस व्रकाणु का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण कर क्या करना? मूत्र का निर्माण करना। तो आज अपन इसी व्रकाणु के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और व्रकाणु क्या कार्य करता है और कैसे हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे प्रत्येक वृक्क में असंख्य व्रकाणु पाए जाते हैं और वह व्रकाणु इस तरीके के होते हैं। प्रत्येक व्रकाणु इस तरीके के होते हैं। देखिए, इस तरीके के व्रकाणु में क्या होता है? देखो, जो ये गोलाकार संरचना हमें दिखाई दे रही है वह व्रकाणु का प्रमुख भाग, जिसे अपन कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ये जो 2 नलिकाएं होती हैं जो बोमेन संपुट से जुड़ी हुई होती है, वह होती है अभिवाही नलिका
और ये अभिवाही धमनी और दूसरी होती है अपवाही धमनी। अपवाही धमनी होती है। यह अभिवाही धमनी पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती है, यानी वृक्क धमनी से जुड़ी हुई होती है। यानी शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है, वह वृक्क धमनी द्वारा अभिवाही धमनी में आता है। और अभिवाही धमनी आगे पोमेन संपुट में, इस गोलाकार संरचना पोमेन संपुट में प्रवेश करके एक अपने नलिका का क्या बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छाकार संरचना को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस इस वृक्काणु में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गुच्छाकार संरचना होती है, इसमें जब रक्त बहता है तो इन ग्लोमेरुलस में से जब रक्त निकलता है, खून निकलता है, तो उसका निस्यंदन होता है, छाना जाता है, यानी शुद्धिकरण होता है। फिर यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक है। रक्त को छान लिया जाता है तो रक्त के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको अलग करके क्या कर दिया जाता है, आगे की तरफ भेज दिया जाता है। जबकि जो रक्त छान लिया गया है उसमें से कचरा पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ था, उसको वापस बाहर निकाल दिया गया है, तो पीछे जो भी बचा है अब वापस वो तो रक्त है और वो हमारे शरीर में काम का है, इसलिए क्या करते हैं, उसको वापस अपवाही धमनी में भेज दिया जाता है। अपवाही धमनी आगे जुड़ी होती है वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा में, और ये वृक्क शिरा आगे किसको भेज देती है, वापस शरीर को भेज देती है। शरीर में जहां भी जरूरत होती है वहां भेज दी देती है। अब आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। आगे होता है ये, आगे जो पोमेन संपुट है वो आगे जुड़ा हुआ होता है इस नलिका से। देखिए ध्यान रखिए, जो पोमेन संपुट के ये पास में स्थित है नलिका, छोटा सा याद करने का तरीका, नाम याद करने का, कि पोमेन संपुट के जो पास वाली को नलिका होगी वो क्या कहलाएगी। पास को हम क्या क्या कहते हैं, पास को हम समीप भी कहते हैं, तो समीपस्थ नलिका, इस नलिका का नाम है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका यानी पोमेन संपुट के पास वाली नलिका कौन सी होती है, समीपस्थ नलिका। फिर यहां से रक्त आगे की तरफ बहता है। अब यहां से रक्त क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी घट रहा है। और घटते हुए क्रम को हम गणित में क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो यह नलिका कहलाती है अवरोही नलिका, अवरोही नलिका कहलाती है, ठीक है। और आगे ये जो यू आकार का, क्या यू आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है उसे हेनले लूप या पास कहते हैं, उसे हेनले लूप या पास कहते हैं। यह आगे फिर रक्त यहाँ हेनले लूप से वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है। जब ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी जब रक्त नीचे की तरफ गिर रहा था, घटने की तरफ था, तब हमने उसके अवरोही नलिका कहा। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, नीचे की तरफ गिर रहा था तो गणित के हिसाब से अवरोही, ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो गणित के हिसाब से क्या होता है, आरोह। तो ये होती है आरोही नलिका, ये होती है आरोही नलिका। अब आगे ये नलिका एक और होती है, जैसे पोमेन संपुट के पास वाली नलिका क्या थी, समीपस्थ नलिका। ये पोमेन संपुट से थोड़ा दूर है तो इस नलिका का नाम है दूरस्थ नलिका। इस नलिका का क्या नाम है, दूरस्थ नलिका। फिर आगे यह छोटे छोटे आगे की जो नलिका होती है वह होती है संग्रह नलिका। इस नलिका का नाम है संग्रह नलिका। ये क्या करती है, जो भी अशुद्ध रक्त है
उसको क्या करती हैं, उसको ये क्या करती हैं, उसको संग्रह करने का कार्य करनी है, इकट्ठा करने का कार्य करती है, और यही इकट्ठा होकर वह अपशिष्ट पदार्थ किसमें बदलता है, मूत्र में बदलता है। तो यह है बोमेन संपुट, सॉरी व्रकाणु की संरचना, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है आज। और देखिए ऐसा चित्र बनाना है अच्छे से, और नाम याद करने का तरीका, एक तो अभिवाही धमनी, यानी वृकक धमनी से जुड़ी हुई कौन सी, अभिवाही धमनी, जो क्या करती है, बोमेन संपुट में प्रवेश करती है। ये कैसा रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है। यहां अशुद्ध रक्त से मतलब क्या है, क्योंकि हमने श्वसन तंत्र में हृदय के अंदर जब पढ़ा था अशुद्ध रक्त के बारे में, तब हमने कहा था उसमें CO2 जुड़ी हुई हो तो वो अशुद्ध रक्त है, और O2 जुड़ी हुई हो तो वह शुद्ध रक्त है। लेकिन यहाँ अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, रक्त प्लस, रक्त में यहाँ क्या जुड़ा हुआ होता है, साथ में यूरिया, क्या जुड़ा हुआ होता है, यूरिया, ठीक है, प्लस इसके साथ ग्लूकोज, जो हमारे शरीर के लिए काम की चीज है, अमीनो अम्ल व लवण होते हैं, वह क्या होते हैं, लवण होते हैं, ये सब इसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो संगठन है वो अशुद्ध रक्त का संगठन है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ यूरिया होता है, क्या होता है, यूरिया होता है। बाकी ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण, ये हमारे शरीर के लिए काम की चीजें हैं, जो एक बार तो यहाँ पर छनने के बाद क्या होती है, चारों को रक्त से अलग कर दिया जाता है, चारों को रक्त से अलग कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, लेकिन होता यह है कि उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को वापस उस छाने हुए पदार्थ में से निकाल दिया जाता है, और आगे सिर्फ और सिर्फ यूरिया जाता है। ये आगे कैसे जाएगा, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, वो अपन पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली में। अभी एक बार इसको वापस देख लेते हैं। अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, ये बोमेन संपुट में प्रवेश करती है, अभिवाही धमनी और गुच्छे के रूप में बदल जाती है, जिसे अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस का कार्य होता है रक्त को छानना। अब ये आगे समीपस्थ नलिका, फिर अवरोही नलिका। समीपस्थ नलिका मतलब बोमेन संपुट के पास वाली नलिका कौन सी, समीपस्थ नलिका, तो बोमेन संपुट से दूर वाली नलिका दूरस्थ नलिका। यहां से रक्त नीचे की तरफ आ रहा है, यानी गिर रहा है, घट रहा है, तो इसको कहेंगे अवरोही नलिका। यहाँ से रक्त ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उसे कहेंगे आरोही नलिका। इन आरोही और अवरोही नलिका के बीच में जो लूप पाया जाता है उसे हेनले लूप या पास कहते हैं। और संग्रह नलिका आगे दूरस्थ नलिका से आगे जुड़ी होती है संग्रह नलिका, जो क्या कार्य करती है, रक्त को संग्रह करने का कार्य करती है। तो ये है हमारा व्रकाणु का चित्र, व्रकाणु का चित्र है, जो हमें एग्जाम में जब भी आए तब बनाना पड़ेगा। एग्जाम में इसका सवाल इस प्रकार आता है कि व्रकाणु या नेफ्रॉन का चित्र बनाकर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो अब हमने इसका चित्र बना लिया, संरचना समझ ली, अब हम करते हैं इसके, क्या करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। देखिए अच्छे से समझेंगे पूरा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है इसमें। हाँ, अपन को अब पढ़ना है क्या, मूत्र निर्माण की कार्य प्रणाली, या व्रकाणु की कार्य प्रणाली भी पूछ ले तो सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर का जो समस्त अशुद्ध रक्त होता है, सारा अशुद्ध रक्त,
जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ हो, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण। ये कौन सी चीजें, ये चीजें इसमें जुड़ी हुई हो तो वो होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्धि के नाम पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूरिया ही होता है, सिर्फ क्या होता है, एक यूरिया ही होता है। बाकी ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल सब हमारे शरीर के काम की चीजें हैं। नेक्स्ट, ये सारा अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, वृक्क धमनी में जाता है, क्योंकि शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य कौन करती है, वृक्क धमनी करती है। वृक्क धमनी आगे इस अशुद्ध रक्त को ले जाती है अभिवाही धमनी में। कहा ले जाती है, अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी इस अशुद्ध रक्त को ले जाती है बोमेन संपुट में। कहा ले जाती है, बोमेन संपुट में ले जाती है, बोमेन संपुट में ले जाती है। अब बोमेन संपुट में यानी ये अभी पहले वृक्क धमनी, फिर अभिवाही धमनी में, फिर ये कहा जाती है, बोमेन संपुट में प्रवेश करती है। बोमेन संपुट में प्रवेश करने पर क्या होता है, प्रवेश करने पर जो अभिवाही धमनी होती है वो बहुत सारे गुच्छों के रूप में बदल जाती है। इन केशिकाओं के गुच्छे या कोशिकाओं के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, यहां क्या होता है, रक्त का निस्यंदन होता है, यानी कि रक्त को छाना जाता है, शुद्धिकरण होता है। जब शुद्धिकरण होता है तब क्या होता है, तब जो भी रक्त होता है वह दो भागों में बट जाता है। जो रक्त होता है वह कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। किस किस में, एक तो रक्त अलग हो जाता है और प्लस दूसरा अलग होता है, वो होता है यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। ये इनमें अलग हो जाता है। अब आगे क्या होता है देखो, अब ग्लोमेरुलस से ये जो रक्त और यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल अलग हुए हैं, ये वापस आगे जाते हैं कहां पर, घनाकार उपकला कोशिकाओं में। कहा जाते हैं, घनाकार उपकला कोशिकाओं में जाते हैं। घनाकार उपकला कोशिकाओं में जाकर क्या होता है कि रक्त के से निकाले गए जो यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण, ये जो चीजें होती हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सिर्फ और सिर्फ यूरिया होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया होता है, जिसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण भी होते हैं जो शरीर के लिए काम की चीजें हैं, उनको हम शरीर से बाहर कैसे जाने दें। इसलिए ग्लोमेरुलस में छानने के बाद उस रक्त को आगे घनाकार उपकला कोशिका में भेजा जाता है। यह घनाकार उपकला कोशिका क्या करती है, इस निस्यंद में से यानी यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल में से लवण, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को वापस रक्त में भेज देती है, रक्त में भेज देती है, रक्त में भेज देती हैं। और फिर वो रक्त जो अब ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को लेकर कहाँ जाता है, अपवाही धमनी में जाता है। यानी कौन सा रक्त, जिसमें रक्त प्लस ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और लवण होते हैं। ठीक है, अपवाही धमनी क्या,
यानी घनाकार उपकला कोशिकाएं क्या करती हैं, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, इनमें से इन ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको वापस अवशोषित करके, यानी उस कचरे में से अवशोषित करके किसको दे देती है, अपवाही धमनी को दे देती है, जो रक्त के साथ इसको वापस कहाँ ले जाती है, किसे देती हैं, वृक्क शिरा को, और वृक्क शिरा उसे आगे कहाँ भेज देती है, वापस शरीर में, वापस कहाँ भेज देती है, शरीर में, ताकि वो आराम से अपना कार्य में ले सके। अब यहाँ जो बचा वो बचा यूरिया। ये घनाकार उपकला कोशिका से जो यूरिया होता है वो कहाँ जाता है, वह जाता है आगे, यहां से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, समीपस्थ नलिका में, समीपस्थ नलिका में जाता है। समीपस्थ नलिका से होते हुए ये आगे, फिर आगे एक सिंपल सी प्रक्रिया है, जैसे जैसे अपन चित्र में देखते हैं कि आगे कौन सा भाग जुड़ा हुआ है उनका नाम लेते जाते हैं। जैसे कि आगे अपन कहते जाएं कि यूरिया अब आगे घनाकार उपकला कोशिका से समीपस्थ कोशिका, समीपस्थ कोशिका से अवरोही नलिका, अवरोही नलिका में जाता है, अवरोही नलिका से वो रक्त होता है वह जाता है हैंडले लूप या पास में, फिर हैंडले लूप और पास से वह आगे जाता है किसमें, आरोही नलिका में, आरोही नलिका में, आरोही नलिका से वह आगे जाता है दूरस्थ नलिका में, और दूरस्थ नलिका से होते हुए आगे कौन सी संरचना है, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका में जाता है। इस संग्रह नलिका में क्या होता है, यूरिया को किसमें बदला जाता है, मूत्र में बदला जाता है। यानी घनाकार उपकला कोशिका में ग्लोमेरुलस द्वारा जो छान लिया जाता है और क्या होता है, जो यूरिया होता है उसको तो यहीं रख लेती है घनाकार उपकला कोशिकाएं, आगे भेज देती है समीपस्थ नलिका में। बाकी घनाकार उपकला कोशिकाएं क्या करती है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को वापस अवशोषित कर देती है, उन्हें रक्त में मिलाकर वापस उस शुद्ध रक्त को अब कहाँ भेज देती है, अपवाही धमनी में। यानी यहाँ जो आता है वह कैसा रक्त है, वह शुद्ध रक्त है, वह एक शुद्ध रक्त है। अपवाही धमनी से वह शुद्ध रक्त आगे वृक्क शिरा में जाता है और वह आगे शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में वापस भेज दिया जाता है। देखिए तो ये है क्या होती है, हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह हमारे शरीर के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है। देखो एक बार इसको वापस देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कौन सा, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण, ये सब उस रक्त में मिले होते हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया होता है। ये अशुद्ध रक्त आगे वृक्क धमनी द्वारा सारे शरीर से लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, वो में संपुट के अंदर यानी वृक्क के अंदर। ये वृक्क धमनी सारा अशुद्ध रक्त कहाँ से लाती है, शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है। ये वृक्क धमनी आगे जुड़ी होती है अभिवाही धमनी से। अभिवाही धमनी आगे बोमेन संपुट में प्रवेश करती है। बोमेन संपुट में जब ये प्रवेश करती है तो गुच्छे के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में, गुच्छे के रूप में बदल जाती है। और यहाँ पर वो गुच्छा क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इस ग्लोमेरुलस का मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी रक्त को क्या करना, छानना। रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, रक्त को छानकर वो रक्त में से क्या अलग कर लेता है, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को अलग कर लेता है। अब इसमें से जो कचरा पदार्थ है जो हमें शरीर से बाहर निकालना है वो है यूरिया। बाकी ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण क्या होते हैं, काम की चीजें होते हैं। ये आगे घनाकार उपकला कोशिकाओं में
भेज दिया जाता है। ठीक है, तो देखो घनाकार उपकला कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। ये घनाकार उपकला कोशिकाएं क्या करती हैं? ये घनाकार उपकला कोशिकाएं यूरिया अलग कर देती हैं और बाकी जो पदार्थ बचे हैं जैसे ग्लूकोज, लवण और अमीनो अम्ल, इनको वापस इस यूरिया से अलग करके अवशोषित करके क्या करती है? आगे अपवाही धमनी में भेज देती है, जहां ये वापस रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के साथ जुड़कर रक्त शिरा द्वारा वापस वो शुद्ध रक्त के रूप में शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। बाकी वो यहाँ जो अलग किया यूरिया, वो यूरिया आगे क्या करता है? समीपस्थ नलिका में भेज दिया जाता है। घनाकार उपकला कोशिका से कहाँ भेज दिया जाता है? समीपस्थ नलिका में भेज दिया जाता है। आगे समीपस्थ नलिका इस यूरिया को अवरोही नलिका को में भेज देती है, फिर अवरोही नलिका आगे इसे हेनले लूप में भेज देती है, हेनले लूप इसे आरोही नलिका में भेज देता है और आरोही नलिका इसे दूरस्थ नलिका में भेजती है। दूरस्थ नलिका इस यूरिया को संग्रह नलिका में भेज देता है। यहाँ पर सारे यूरिया का संग्रह होता रहता है और ये यूरिया रासायनिक क्रिया द्वारा किसमें बदलती है? मूत्र में बदलती रहती है। जब ये मूत्र में बदलती हैं तो यहाँ तक तो हमारा जो सवाल था वो कंप्लीट हो जाता है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ तक आते आते मूत्र का निर्माण हो जाता है। फिर आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आगे संग्रह नलिका किससे जुड़ी होती है? मूत्र वाहिनी से, मूत्र वाहिनी से, जो अपन ने पढ़ी है उत्सर्जन तंत्र में। मूत्र वाहिनी आगे जुड़ी होती है मूत्राशय से और मूत्राशय आगे जुड़ा होता है मूत्र मार्ग से और ये मूत्र मार्ग द्वारा जो भी यूरिया मूत्र में बदला है वो यहाँ से होते हुए शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये हमने आज पढ़ा है व्रकाणु के बारे में। तो मूत्र निर्माण प्रक्रिया और व्रकाणु इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा नहीं गया है काफ़ी टाइम से। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको याद करें, अच्छे से समझें। ठीक है, अब कल की क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस पार्ट का जो अंतिम टॉपिक है जनन तंत्र, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है व्रकाणु और मूत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।